बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह बखैर, मैं हूं रुकना इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी बहुत बहुत सलाम। आज भी थोड़ी सी सोगवारी सी है, कल भी हमने इसी तरह से बात की थी, लेकिन आज भी अबलागियात के बहुत बड़े टीचर, पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े उस्ताद मेहदी हसन साहब का कल इंतकाल हो गया और सैकड़ों के हिसाब से रोमा उन्होंने शागिर्द अपने पीछे छोड़े हैं। बहुत अरसे तक पंजाब यूनिवर्सिटी में अबलागियात के शोबे से वो उनका ताल्लुक रहा। उसके बाद बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, चेयरमैन थे शोबा अबलागियात के, लेकिन उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ थे। एक तो मतलब एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट उनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी सब्जेक्ट के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। उनकी किताब भी जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसको एक मुस्तनद दस्तावेज समझा जाता है पाकिस्तान में जो जिस तरह से रही है। थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे उनका रुझान था, लिबरल से बहुत ज़्यादा, और चेयरमैन भी रहे ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उसमें बहुत एक्टिव थे। तो बड़ी मतलब एक ऐसा आदमी क्या है जो टावरिंग पर्सनालिटी थी। मुझे याद है मौलाना मौदूदी के इंतकाल की में एक नज़्म लिखी गई थी, वो नज़्म मुझे इनके लिए भी याद आती है कि वो शाहे बलूल भी टूट गिरा, शब तारे जिस पर झूलते थे, और तितलियां बनकर लाला गुल नाजुक थी फनंगों को उसकी वारफ्ता अदा से चूमते थे। ऐसे उनके शागिर्दों का हाल था कि तितलियां बनकर लाला गुल जो है वो शाहे बलूत या शाहे बलूत की तरह से थे। और यही नहीं, प्रोफेसर साहब का शुमार जो है वो हमारे मुल्क के नामवर सहाफियों में होता है, नामवर तज्जियाकारों में होता है, और एक बड़े जबरदस्त एजुकेशनिस्ट भी थे। सो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी अगली मंजिलें आसान करे। अभी हम हरनीक का रुख करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हरनीक, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रऊफ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि आज दूसरी सुबह है और वो भी सोमवारी खबर से ही शुरू होती है। और बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर मेहदी हसन साहब का जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन आपने सही फरमाया कि बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारा उनकी जो खिदमात थी इस मुल्क के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, इल्म को फैलाने के हवाले से वो बेशुमार थी। और यकीनन आज हमें भी बहुत दुख है और हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है। उन्होंने बहुत से प्रोग्रामों में शिरकत की हुई है, तो बड़ी मेमोरीज हैं उनकी। मतलब हमेशा एक सेम जिसको कहते हैं ना दानिशवराना उनकी सोच होती थी। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जब आप बात करते थे एनालिटिकल अंदाज में हमेशा बात करते थे कि एनालिसिस करके चीज़ों को समझ के उसके मुताबिक उनका जो है वो हल निकाला जाए। और यही वजह है कि आज जो उनके लिए ताज़ियती पैगामात आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ जरदारी साहब के हैं, वहाँ दूसरी तरफ सिराजुल हक साहब के भी हैं जमात इस्लामी के। दोनों तरफ के नजरियाती लोग जो हैं वो उनको एक बड़ा उस्ताद के तौर पे मानते हैं, और बड़े उस्ताद होने के नाते उनकी इज्जत और एहतराम जो है वो हमेशा से लोगों के दिलों में थी और हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा रूस खत्ते में अहम तब्दीलियां मुतवक्के, और इसी सिचुएशन को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर तमाम ऑपोजिशन की अहम बैठक, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पेशरफ, कल क्या सिचुएशन हुई और क्या अपडेट्स हमारे तक आई, इसको भी आज हम शो में डिस्कस करेंगे। बच्चों की तालीमी इदारों में बुलिंग बहुत ही बड़ा मसला है बच्चों का, जो बच्चों की जहनी कैफियत को बहुत ज्यादा मुतासर करता है। सो इसके रीजंस क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, बच्चों की काउंसलिंग किस तरह से करनी चाहिए, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और चेहरे की खूबसूरती के लिए लोग क्या क्या जतन करते हैं, हरमीत की एक हमारे पास खुसूसी रिपोर्ट है, वो भी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। सो सबसे पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है हरमीत ने क्या किया चेहरे की खूबसूरती के लिए, वो एक वो है ना सबसे अहम इसमें चीजें मेरे लिए होंगी भाई, मेरे लिए पैकेज है, और फिर उसके साथ साथ हमारे साहब मैंने अपने लिए बहुत कम ही किया, बल्कि रोमा के लिए ज्यादा किया, क्योंकि ज्यादातर खवातीन जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, दिलचस्पी उनकी ये होती है कि वो ज्यादा खूबसूरत नजर आए।
तो हमने भी कोशिश की कि प्रैक्टिकली जाके एक क्लिनिक पे जिस तरह प्रोसीजर होता है तो हमने वही दिखाया, बल्कि मजा आएगा आपको रिपोर्ट देख के। ठीक है, इंतजार करते हैं हम थोड़ी देर में, और डेली डोज की तरफ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा आज का एडिटोरियल देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दौरा रूस पर हैं और आज मॉस्को में मौजूद हैं। 3 बजे अगर हम देखें तो सदर प्यूटिन से मुलाकात भी करेंगे और यूक्रेन क्राइसिस को डिस्कस किया जाएगा, प्लस पाक रशिया ताल्लुकात को किस तरह से फरोग दिया जा सकता है, ये तमाम सिचुएशन डिस्कस होगी, प्लस बहुत से मंसूबे उनके प्रोसीजर्स को भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर देखें तो बहुत से अहम उमूर हैं जिन पर आज तबादला ख्याल होगा। अच्छा, वो जो एक बड़ी अच्छी तशबीह किसी ने दी हुई है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो गए हैं दौरा रूस के लिए, वो एक टाइट रोप पे गए हैं। जैसे टाइट रोप होती है ना, उस रास्ते पे चलते हुए एक बैलेंस कायम करना होता है। हकीकत वही है कि बहुत ही ऐसे जंगी हालात में जब रूस जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किसी भी दिन किसी भी वक्त वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, उसकी फौजें वहाँ पे मौजूद है। जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने तो यहाँ तक निशानदेही कर ली हुई है कि किस किस तरफ से हमला होगा और क्या क्या कुछ किया जाएगा। तो बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल है। जाहिर है कि रूसी मीडिया या रूसी सदर या रूसी जो पॉलिटिशियन हैं उनकी ख्वाहिशें होंगी कि इमरान खान साहब इस मौके के ऊपर रूस की जो मदद है वो करें, रूस के हक में बयान दें। और चीन भी उनके साथ है इस मौके पे के ऊपर। चीन ने बड़ा मौसर रोल प्ले किया है रूस का ये दौरा जो है करवाने के लिए इमरान खान का। और दूसरी तरफ अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो यूरोप नाराज हो जाता है, सिर्फ अमेरिका नहीं यूरोप भी, क्योंकि यूरोप ने बहुत से मुआहदे जो है किए हैं, वो मुआहदे रूस के साथ, उन मुआहदों के बारे में आता है कि वो मनसूख कर दिए जाएंगे। तजारती जो सरगर्मियां हैं वो भी मुअत्तल हुई है, रूस के ऊपर पाबंदियां हैं और पाबंदियों का कल जो बाइडन है सदर बाइडन, उन्होंने भी ऐलान किया बहुत सी पाबंदियों का। तो बहुत एक मुश्किल हालात में ये दौरा हो रहा है। ऐसे में इमरान खान साहब की ये भी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल किया जाए रूस से। रूस बहुत कुछ दे सकता है। गैस पाइपलाइन का सबसे बड़ा मंसूबा है जिसके बारे में बात हो रही है कि वो मंसूबा मुकम्मल हो जाए। किसी भी तरह से जो गैस पाइपलाइन है, रूस के पास एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, पेट्रोलियम मसनूआत, गैस की मसनूआत जो पाकिस्तान को वो दे सकता है, उस हवाले से भी बात होनी है। और फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि मुसालिहाती रोल अदा करूं, वो मुसालिहाती रोल भी अदा करने की कोशिश करेंगे। जी आर्मी जी बिल्कुल रूस साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि जिस तरह मगरब की जो नजरें हैं इस दौरे पे भी और खासकर हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इस पर काफी नजर रखी जा रही है। और खासकर अगर हम देखें जो आपने बयानात का जिक्र किया, तो इस वक्त रूस तो यही चाहेगा कि कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान उनके हक में बयान दे, और मगरब की भी यही सोच है कि कोई ना कोई न्यूट्रल जो रास्ता है वो निकल आए। लेकिन इस वक्त जो बेहतर सिचुएशन होगी रूस साहब वो ये होगी कि हमारे जो बयानात है वो बिल्कुल बैलेंस हो, क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल का हमें तो सामना है। अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ अभी तक जो है जब से जो नए सदर आए हैं उनके बाद उनकी जानिब से अभी तक कॉल तक भी नहीं आई, तो हालात वहां पे भी खराब है। उस हालात को बैलेंस रखने, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम कोशिश हमारी ये है कि हम न्यूट्रल रहे, तो मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला तो है। इस दौरे को बड़ी खास अहमियत भी हासिल है। और खासकर मेरी कल कुछ इंडियन चैनल पर नजर पड़ी तो उसमें उन्होंने बड़ी न्यूट्रल रिपोर्टिंग की थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उस दौरे को वो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। कई चैनल्स तो जो है वो तो जाहिर बात है कि वो मनफी प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ जो है जो कुछ ऐसे नामवर सहाफी हैं जो इस दौरे को बड़े अहम करार दे रहे हैं। और यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है जिस तरह इसको सोशल मीडिया पे जोड़ा जा रहा है इन चीजों को, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो दौरा था ये पहले से तयशुदा था। और यूक्रेन का ये जो मसला है, हाँ जिस तरह आप देखें कि जो तर्जुमान है अमेरिका के उनकी जानिब से भी जो है बयान आया है कि वज़ीर इमरान खान साहब जो है वो कोशिश करें कि इसका एक जबरदस्त हल जो है वो उसकी तरफ मसलाती जो हल है उसकी तरफ आ जाए। तो पाकिस्तान जो है, लेकिन हमारे लिए अगर हम देखें तो गैस के साथ साथ बहुत से एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। फिर जो एक्सपोर्ट जो बिजनेस है हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत कम लेवल पर रशिया के साथ हमारा बिजनेस है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहमियत का हामिल है ये दौरा।
اور بہت کوشش یہی ہوگی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سیاست کی کہ بیلنس ساری چیزوں کو رکھا اور بیلنس ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہم کل بات کر رہے تھے، اگر یہ دورہ جس طرح سے اب کیا جا رہا ہے تھوڑے سے اثرات اس کے بھی آ سکتے ہیں، اور اگر نہ کیا جاتا تو بھی ہمارے لیے مسائل تھے. سو اب چونکہ یہ دورہ ہے سو اس پر ہماری تمام سٹیٹمنٹس اور تمام چیزیں نیوٹرل اور بیلنسڈ ہونی چاہیے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات بھی کرنی ہے، پورا ایک سیگمنٹ ہم نے کرنا ہے، تو اور تھوڑی سی بات ہم اس بارے میں بھی کریں گے جو ہم نے آگے ایک سیگمنٹ وہ بھی ہے کہ کل جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہلچل مچی ہوئی ہے، لاہور گڑھ بنا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کا گھر گڑھ بنا ہوا ہے، وہاں پہ کبھی زرداری آتے ہیں، کبھی فضل الرحمان آتے ہیں، کبھی سارے اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک کے لیے خطاب کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر کچھ لینے دینے کی بنیاد کے اوپر جو سادے بازی چل رہی ہے. پرویز الہی کو بلایا گیا، کل ان کو آفر کی گئی فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی آپ کو دے دی جائے گی. ابھی تک نون لیگ اس کے اوپر مانی نہیں ہوئی، ان کو منوانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مان جائیں تو یہ ہو جائے گا. وہ اس بات پہ ہیں کہ اگر پنجاب میں ان کو کچھ مل جائے تو سینٹر میں بھی دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. تو بہرحال یہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے، ڈسکس کریں گے. ابھی ہم ڈیلی ڈوز کی طرف آئیں گے، اور ڈیلی ڈوز کی سب سے پہلی اسٹوری اس حوالے سے ہے کہ یو اے ای میں دنیا کے سب سے خوبصورت اور انتہائی جدید میوزیم آف دی فیوچر کا افتتاح کیا گیا ہے. گزشتہ روز اس کا افتتاح کیا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں سو نیشنل جیوگرافک نے دبئی کے میوزیم آف دی فیوچر کو دنیا کے 14 خوبصورت ترین میوزیمز میں شامل کر لیا ہے. اور اگر ہم اس کے رقبے کی بات کریں سو اس کا جو رقبہ ہے 30,000 مربع میٹر پر یہ محیط ہے، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 77 میٹرز ہے. بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تصویروں میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. میوزیم آف دا فیوچر جب ہوگا تو ظاہر ہے اس میں ڈسکوریز کی چیزیں بہت سی ہوں گی، اور اس کے ساتھ یہ ہے روبوٹ کی مدد سے ایک وسیع حصہ اس کا جو ہے عربک اس کی کیلیگرافی کی گئی ہے، وہ ٹکڑے جوڑ کے وہاں پہ وہ بھی لگایا گیا. اور یہ راشد المختوم جو ہیں انہوں نے خود اس کا افتتاح کیا. میوزیم آف دا فیوچر سے مجھے ایسے ہی یاد آ رہا ہے کہ ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت ناول ہے، میوزیم آف انوسینس، اورہن پاموک کی. اورہن پاموک کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور یہ کتاب بھی ان کی دیکھیے کہ میوزیم کس طرح کے بنتے ہیں، دبئی میں کس طرح کے بن رہے ہیں. دبئی کے حوالے سے بات یہ ہو گئی کہ بنیادی طور پہ چونکہ ان کے پاس اس طرح سے خزانہ نہیں موجود جیسے انگلینڈ کے بعد موجود ہے کہ وہ بے شمار دنیا کے حصوں میں ان کی حکمرانی رہی ہے، لہذا وہاں سے اٹھا کے وہ چیزیں لے گئے اور انہوں نے برٹش میوزیم بنا لیا. تو اور پھر پاس ہسٹری بھی ان کی موجود ہے بہت ساری. دبئی کے پاس چونکہ وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فیوچر کی طرف چلیں گے. پھر بالکل ٹھیک ہو گیا. جی حمید، کوئک کامنٹ فرام یور سائڈ. جی بالکل، ہاں میں وہی کہوں گا کہ بالکل درست فرمایا رؤوف صاحب نے. لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دبئی نے اپنے آپ کو جس طرح پوری دنیا کو اپنی طرف راغب کیا، اور سیاحوں کو کی کوشش اب یہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد مختلف ممالک سے آتی ہے، تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک نت نئے جو جتن کیے جا رہے ہیں تو بڑے کمال کے. اور اس کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو بڑا امیزنگ قسم کا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے، اگلی اسٹوری کی طرف آئیں گے. اور ہرمیت، ہم ایسا اکثر دیکھتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ریسٹورینٹس جب کھلتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی نت نئی اسکیم متعارف کروائی جاتی ہے. لیٹس سے کہ اتنے ٹائم ڈیوریشن میں اگر آپ اتنا کھانا کھائیں گے اور اتنا زیادہ اگر آپ انفیکٹ کھانا کھایا جائے گا سو آپ سے رقم وصول نہیں کی جائے گی. انفیکٹ آپ کو انعامی رقم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کی صورت میں کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. سو برطانیہ میں ایک ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہوئی اور ان کی اسکیم اس حوالے سے تھی کہ تقریباً 6 منٹ میں آپ کو کوئی 12 کے قریب برگرز کھانے ہیں، لیکن یہ ایک بندے نے کھانے تھے. تو وہاں پر ایک کپل آیا اور انہوں نے ریسٹورینٹ مالکان اور جو وہاں کا اسٹاف تھا اس کو ماموں بنا دیا. ایک بندے نے کھانا کھانا تھا، دونوں میاں بیوی کہہ لیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تھے، وہ دونوں نے مل کر 12 برگر 6 منٹ کے ٹائم میں کھائے، اور اس کے بعد وہ کہاں غائب ہوئے nobody knows about it. یہ واقعہ برطانیہ کا ہے. ایسا پوری دنیا میں ہوتی ہے چکر بازی. اچھا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی چکر بازی نا لوگ ایڈونچر کے لیے بھی کرتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. ضروری نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس آپ پیسے نہیں دینا چاہتے یا آپ کسی نہ کسی چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ کبھی کبھی ایک فن ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں مطلب وہ دیکھ لیتے ہیں جو ویژول آپ کی. اچھا ویژول آئی گئے ہیں سامنے ہمارے.
तो विजुअल जो है वो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा बर्गर का साइज है। वैसे तो 6 बर्गर खाना भी हरमीत अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। 6 बर्गर भी पता नहीं किस तरह से खाए होंगे। वो जोड़े ने अगर 12 खा लिए तो मेरे ख्याल में वैसे ही उनको इनाम दे देना चाहिए। जी हरमीत। रऊफ साहब, मुझे अपने कॉलेज का जमाना याद आ गया जब हमने शर्त लगाई थी कि भैया जो 16 रोटियां खाएगा तंदूर की तो भैया हम उसको इनाम देंगे, और हमारे साथ एक बंदे ने बैठ के ना 23 रोटियां खाई और कहते हैं 2 और ले आओ। और इनको भी देख के वही सिचुएशन याद आ गई कि भैया बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब ये देखे ना कि हमसे एक बर्गर ही खाना बड़ा मुश्किल होता है, और उसने वहां पे चलो जैसे भी 6 खाना भी बड़ी मुश्किल बात है, और आधा आधा करके भी खाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो इसने रोमन ने दुरुस्त फरमाया कि कुछ चीजें जो है बड़े फन के लिए की जाती है, मजा लेने के लिए की जाती है। तो क्या जिस बर्गर का मजा लेते हैं कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और एज वी ऑल नो पानी इज लाइफ, और पानी कंज्यूम करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट होता यह है कि हम जितना भी पानी कंज्यूम करते हैं वो फुल ऑफ जर्म्स होता है। सिल्फ के 2 स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक मेहरान यूनिवर्सिटी से है, इन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है बेसिकली जो कि पानी के अंदर मौजूद जरासीम को डिटेक्ट कर सकती है, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन 80% के करीब है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये मार्केट में जब भी अवेलेबल हुई, इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2000 रुपए होगी। अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्द इनका ये कहना है कि मार्केट में अवेलेबल होगी। और जब ये अवेलेबल होगी तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको पता लग जाए कि आप जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं ये जरासीम से पाक है या नहीं है। सो उसके लिए ये जो चीज तैयार की गई है बहुत ही कम कीमत में आपको मुयसर आएगी। हमें तो वैसे अंदाजा हो जाता है, अगर हम देखें पाकिस्तान में पूरे मुल्क भर में, खासकर कराची की अगर बात करें तो पानी है कहाँ साफ। जिधर जिधर जाए या तो खारा पानी होगा या भारा, जिधर आप देखेंगे तो पानी में कोई ना कोई मसाइल रहा है, चाहे वो चश्मों का है तो उसके जब टेस्ट सामने किए जाते हैं तो वो चीजें भी जब हम देखते हैं तो बड़ी परेशानी होती है कि भैया पिए तो क्या पिए। लेकिन हाँ, बहरहाल एक अच्छा इकदाम है, खासकर कराची के हवाले से अगर हम देखें तो वहाँ पे भी पानी के बहुत बड़े मसाइल हैं। बहुत से जरासीम जो है उनके पानी में ज्यादा पाया जाता है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा इकदाम है जो तलबा की जानिब से उठाया गया है। ठीक हो गया। इसी के साथ अभी हम अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, डेली डोज की लास्ट स्टोरी। और पंजाब पुलिस के एहलकार एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए उनकी एक वीडियो आजकल वायरल हुई है जो कि लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी, वो वायरल म्यूजिक के साथ जिस तरीके से है ये आप देख रहे हैं, क्या मजेदार तरीके पे वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पता नहीं अब वो इस वक्त किस हालत में है, और बाकी एहलकार जो है उनकी भी तवज्जो इनकी तरफ है। तो बड़ी वायरल हुई है ये वीडियो, और ये पता चल रहा है कि जनाब एहलकार जो है वो डांस भी करते हैं और बड़ा शानदार डांस करते हैं। तो ये देखिए आप, ये हरमीत आपको भी नजर आ रही होगी सोशल मीडिया भी हमने देखी है वीडियो, और जिसमें वो एक भारतीय गाने के साथ सही ठुमके लगा रहा है। और वह कमाल की वो जो है वो डांस को अगर आप देखें तो जैसे लगता है कि बड़ा प्रोफेशनल कोई डांसर होता है, तो उसी तरह वो डांस कर रहे और एंजॉय है भाई, मजा ये भी ले रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत सी चीजों में पंजाब पुलिस वैसे भी आ गया है, तो कम से कम डांस में वो कैसे पीछे अच्छा, किस चीज में आ गया है पंजाब पुलिस? ये भी बात हो जाए, क्या डांस में रिश्वतखोरी में ड्यूटी ना करने न्यूज ना बन जाए। अवाम का एक सर्वे होना चाहिए इस मामले में। इस मामले में एक अवाम का सर्वे होना चाहिए कि कौन से मुल्क की भी देख में शामिल करने पुलिस सबसे आगे है। मुझे एक लतीफा याद आ गया कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो रूस के एक पुलिस चीफ हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हमने बड़ी तरक्की कर ली है, हम कोई भी चोरी मुकदमा कुछ किसी भी तरह का हो, हम एक हफ्ते के अंदर पता चला लेते हैं और मुजरिम को पकड़ लेते हैं। तो वो जो फ्रांस का है वो हंसा, उसने कहा एक हफ्ता तो बहुत दिन होता है, हमें तो 4 दिन लगते हैं, हम पकड़ लेते हैं चोर को। अमेरिका वाला और हंसा, उसने कहा कि हमें तो 1 दिन लगता है। बरतानिया वाला जो है उसने भी इसी तरह से कहा 1 दिन में हम भी पकड़ लेते हैं। तो ये पाकिस्तानी पुलिस चीफ है वो बहुत हंसा, उन्होंने कहा तुम क्यों हंसे? उसने कहा हमें तो 1 हफ्ता पहले ही पता होता है चोरी किसने करनी है। चले इसी खुशगवार नोट पर अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करके बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा रूस इस वक्त मॉस्को में मौजूद है और आज दोपहर 3 बजे सदर प्यूटन से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान पाक रशिया ताल्लुकात को प्रमोट करने पर गौर होगा और साथ ही साथ यूक्रेन क्राइसिस को भी डिस्कस किया जाएगा। सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। जनरल साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, 23 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस होने जा रहा है, इस हवाले से आप खित्ते में क्या अहम तब्दीलियां देख रहे हैं, क्या तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं और ये दौरा इस वक्त कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, ये दौरा आप इस तनाज़ुर में देखें कि दुनिया की जो 7 एटमी ताकतें हैं उनमें से 4 इस खित्ते में मौजूद हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। लिहाजा ये खित्ता पूरी दुनिया के लिए अहम है, इसको स्टेबल होना चाहिए। पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर पावर है तो बहुत सारी दुनिया आपके ऊपर बिला वजह शक्को शुबा करती है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथ में चले जाएं। इस तरह की जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं था और वहां से दाएं बाएं टेररिज्म हो रहा है, हमारे भी मुल्क में वहां से होता है। हमें रशिया और चाइना की बहुत मदद चाहिए अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए ताकि ये खित्ता पुरअमन हो जाए। ये दोनों मुल्क जो हैं इनकी इकोनॉमिक पावर भी है और इन्फ्लुएंस भी है और पाकिस्तान की निस्बत में मैं कहूँगा कि ज्यादा इन्फ्लुएंस है इनका। लिहाजा ये हम जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है ये उस नुक्ता निगाह से बहुत अहम है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान नेचुरली अपनी माशी मुश्किलात की वजह से मुख्तलिफ मुल्कों से तावन मांग रहा है। पाकिस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हों रशिया की तरफ, हम वहां पे अपना माल भेज सकें, वहां से कोई टेक्नोलॉजी ले सकें या उनसे और भी, जैसे वो गैस पाइपलाइन बनाने का उन्होंने इंडिया दिया था। बहुत सारी चीजें हैं जहां हम एक बड़े मुल्क से फायदे हैं। अच्छा जी, हम जो देख रहे हैं कि जहाँ पे एक तरफ ये बात हो रही है, ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है, रूस के साथ ताउन की बात हो रही है, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। पिछले दिनों जाने से पहले यूक्रेन के सफ़ीर ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और उन्होंने दरख्वास्त की कि आप इस टेंशन को कम कराने में क्या रोल अदा कर सकते हैं। सवाल हमारा यही है, जो सवाल ये है कि इस कशीदगी में क्या इमरान खान साहब को रोल अदा कर सकते हैं? जनाब जनरल साहब। मेरा ये ख्याल कि हमारे पास तो इसका हल है। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं यूक्रेन के साथ और रशिया से पहले के ताल्लुकात हैं। जब ये रशिया सोवियत यूनियन था और डिसइंटीग्रेट हुआ और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, उस जमाने से हमारे यूक्रेन के साथ ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात। पिछले दिनों को 15 दिन पहले हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये यूक्रेन के दौरे पे भी गए हुए थे। लिहाजा यूक्रेन को हम नहीं चाहेंगे कि उनका कोई नुकसान हो, लेकिन ये बड़ी कुव्वतों की अपनी एक पॉलिटिक्स है। आप देखें कि यूक्रेन के एक हिस्से पे जो जहां पे बागी जंग लड़ रहे हैं, रशिया ने उसको एक अलग मुल्क तस्लीम कर दिया है। अब हम जाके ये रशिया को नहीं कह सकते क्योंकि रशिया के अपने सिक्योरिटी के इंटरेस्ट हैं। वो नहीं चाहते कि यूक्रेन जो है वो मगरबी दुनिया की गोद में चला जाए और फिर रशिया के लिए खतरात बन जाए। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक इशू है जिसके ऊपर बहुत बड़ी कुव्वतों ने दिलचस्पी ली हुई है और वो एक दूसरे के सामने सफ आ रहा है। पाकिस्तान को बचा करके निकलना होगा कि इस किस्से में सिर्फ एक रास्ता रखें और एक ही बात करें, वो ये कि जनाब हमारी दरखास्त है कि बातचीत के जरिए ये मसला हल करें, जंग की तरफ ना जाए। बस इससे ज्यादा पाकिस्तान को और कोई रोल अदा नहीं करता। ठीक है जी हरमीत। अच्छा जनरल साहब, अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से अगर हम देखें तो उनका एक बहुत बड़ा बोल्ड नजरिया है कि हम कभी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कहा है कि हम किसी ब्लॉक का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो पॉलिसी है इसको आप कितना सूदमंद ये साबित होगी, कैसे देखते हैं आप इसको? तो मेरा ये ख्याल कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमने कभी रशिया से ये नहीं कहा कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ना रखें। वो हर तरह का जबरदस्त असला उनको बेचते हैं, पाकिस्तान तो नहीं देता, लेकिन उनको बेच रहे हैं जिससे पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ता है। हमारी दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है
वो भारत की फेवर में खासा खराब हो रहा है, हमें इसका नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी रशिया को ये नहीं कहा कि आप जनाब उधर क्यों दे रहे हैं उनको हथियार। इसी तरह अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है चाइना की वजह से, और ना अमेरिका हमें कह सकता है कि जी आप चाइना के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रख रहे हैं, और ना हम अमेरिका को कह सकते हैं कि आप भारत को क्यों हथियार दे रहे हैं, उससे आपका ताल्लुक क्यों अच्छा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप इंसाफ का, अगर इंसाफ का तकाजा ये कहता है कि अमेरिका की बात को सपोर्ट करें तो वो करें, अगर इंसाफ का तकाजा ये है कि आप चाइना की बात को सपोर्ट करें तो चाइना को करें। आप ये कहें कि जनाब हम सबके साथ, आपके साथ भी और चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, हमारे मुफाद में यही है, हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते और ना ही हम किसी के साथ एलाई होना चाहते हैं कि जनाब हम एक एग्रीमेंट करके तो इत्तेहादी बन जाए अमेरिका का, या इत्तेहादी बन जाए रशिया का या चाइना का। हम ये ठीक है, जनरल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। जिस तरह से ये बात कही जा रही है, यूक्रेन क्राइसिस एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमारे ताल्लुकात यूक्रेन से बहुत पहले से अच्छे हैं, बट पाकिस्तान इसमें कोई डायरेक्ट रोल उस तरह से प्ले नहीं कर सकता। बहुत से हलकों की जानिब से ये बात कही जा रही है कि ये जो दौरा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये कोई मुनासिब वक्त पर नहीं हो रहा, जिसके नताइज पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकते हैं। जिस तरह से हम कल भी बात करे थे, वेस्टर्न ब्लॉक पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इन्हिसार है, और ऑलरेडी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो टाइज हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। सो इसके नताइज हमें भुगतना पड़ सकते हैं किसी भी सूरत में। सो जनरल साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए क्या ये खुला पैगाम नहीं कि पाकिस्तान की पोजीशन खासी बदल रही है, और इसके साथ साथ इसके रिजल्ट में अगर हम देखें सो अमेरिका क्या हम पर कोई पाबंदियां आयद कर सकता है? देखिए, अमेरिका हमारी कैपेसिटी समझता है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जाके रशिया का कोई ऐसा मामला हल कर रहे हैं या उनको कुछ ऐसी एश्योरेंस दें जिससे रशिया को फायदा हो जाए। ये तो दो सुपर पावर्स के दरमियान एक तरह का एक मसला चल रहा है, और वो दोनों अपने अपने मुफादात की रोशनी में काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक न्यूट्रल स्टांस जो देना है वो हमारी एक पॉलिसी का हिस्सा है, अदरवाइज हम कुछ कर तो नहीं सकते। अगर अमेरिका ने कुछ करना है रशिया के खिलाफ तो पाकिस्तान के कहने पे वो रुकेगा नहीं, और रशिया की अगर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जैसे वो समझते हैं कि उनकी दहलीज के ऊपर अमेरिका आके यूक्रेन में बैठ गया है, तो उनको अपनी सिक्योरिटी जो है वो इतनी अहम है उनके लिए कि वो पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुने। लिहाजा हमें ये ऐसी चीजें इनकी तरफ कोई जाने नहीं चाहिए, इजहार नहीं करना चाहिए किसी चीज का, वो बताना चाहिए कि जी हम इस खेल का हिस्सा नहीं। दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि ये सुपर पावर, मैंने जैसे कहा, ये जवाबदेही नहीं होती। आप अमेरिका के तजर्बे से अगर आपने कुछ सीखा है तो वो ये है कि वो आप उनके लिए कुछ कर दें तब भी वो आपसे ये नहीं होता कि खुश हो गए तो बस सब मामला ठीक हो गया, वो डू मोर आपको कहना शुरू कर देते। इसका मतलब यह है कि आप कभी अमेरिका जैसे साथी को कभी आप मुतमईन कर ही नहीं सकते। आप आसमान से तारे तोड़ के ला दें, उनका फिर डू मोर वहां मौजूद है। तो बेहतर यह है कि अमेरिका जैसे इत्तेहादी को पहले ही एक लाइन आप अपनी ड्रॉ करने के, जनाब इससे आगे हम नहीं जा सकते, लिहाजा उस पे तावन आपका आके खत्म हो जाना चाहिए। आप बताएं कि जनाब ये तो हम कर सकते थे, जहां तक कर दिया, इससे आगे हमारी बसात नहीं, वरना वो तो आपको आपका बाजू पकड़ के मरोड़ते रहेंगे। डू मोर आप सारी जिंदगी वो पूरा नहीं कर सकेंगे, तो आप कैसे आगे चलेंगे उनके साथ? तो तजर्बे ने ये चीजें सिखाई हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तजर्बे की बुनियाद पर फैल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद ट्रेप साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। सर, कोई एंडिंग कमेंट आपकी जानिब से? हाँ जी, हमने जैसे देखा जनरल साहब भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम अब दे देना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये वाज़ेह पैगाम पिछले दिनों में इमरान खान साहब ने दिया भी, और उसके ऊपर भी अपोजिशन ने बड़ी तनकीद की जब इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका हमेशा हमें धोखा देता रहा है, हमारे साथ उसे अच्छा सलूक नहीं किया, हमसे काम निकलवाया और काम निकलवाने के बाद हमारी छुट्टी करवा दी। वो हमने देखा है पास्ट में, जैसे अफगानिस्तान के मामलात में हुआ है कि अमेरिका का जब तक इंटरेस्ट था उसने यहाँ पे असला भी भेजा, डॉलर्स भी भेजे। पहले जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में बेपनाह यहाँ पे असला आया, बेपनाह पैसा यहाँ पे आया, और उसकी मदद से मुजाहिदीन को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती रही, उन मुजाहिदीन को भिजवाया जाता रहा, और हमने उस बुनियाद के ऊपर रूस को नाराज भी किया। तो वो हुआ। उसके बाद सेकंड जिस वक्त फेज आया, जिस वक्त तालिबान की बात आई है पोस्ट 9/11, उस वक्त भी हमने देखा
کہ امریکہ کی ضرورت تھی, لہذا یہاں پہ اڈے بھی حاصل کیے, یہاں سے بہت کچھ ہوتا رہا, اور پریشرائز ہمیں کر کے ڈو مور بھی چلتا رہا. اب یہ ڈو مور والی جو بات ہے اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان کہہ تو رہا ہے, لیکن ہم کیا کریں, انفارچونیٹلی ہم بہت ڈپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف کے اوپر, ورلڈ بینک کے اوپر, امریکہ کے اوپر, جہاں پہ ہمیں امداد کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے, جہاں پہ ہمیں فنڈنگ کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے امریکہ ہمارا بازو مروڑتا رہتا ہے, ہم سے پریشرائز کر کے وہ کرتا رہتا ہے کہ جناب آپ نے یہ کام کرنے ہے, یہ نہیں کرنا ہے. تو اس موقع کے اوپر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایک ٹائٹ روڈ کے اوپر اس وقت پاکستان چل رہا ہے, عمران خان صاحب چل رہے ہیں, یہ جو دورہ ہے, بہت سے لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دورہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن میرا اپنا کم از کم سٹانس یہی ہے کہ یہ دورہ بڑا اہم ہے, جانا ضرور چاہیے تھا. ہاں, بڑا بچ کے آپ اس کو اس دورے میں سے کامیابی حاصل کرنی ہے, اور حقیقت میں اگر اس دورے میں کوئی کامیاب منصوبے پاکستان سائن کرنے میں کامیاب ہو گیا, اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ کے اس نے کوئی سٹانس لے لیا, تو ہم کہیں گے یہ بہت کامیاب دور ہے. بالکل ٹھیک. جی حرمیت. جی بالکل, رؤوف صاحب آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت بہت سارے مسائل تو ہمارے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ کے اگر ہم دیکھیں تو 70% سے زائد جو ہمارا معاملات ہے, کاروباری معاملات ہیں, وہ مغرب کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ہیں. تو ایسے میں بہت چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کا ہاتھ اگر ہم جو تھاما ہوا ہے یا انہوں نے تھاما ہوا ہے, ہلکا پھلکا تھاما ہے, لیکن وہ اگر برقرار رہتا ہے تو ایک اچھی بات ہے. چائنا کی اگر بات کریں تو سی پیک ایک پروجیکٹ, ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس وقت نیوٹرل کردار جو جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کو ہی برقرار رکھنا ہو. جی, ہمارے ساتھ چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. یہ ٹیکا کا جو آرڈیننس ہے جس کے بارے میں پریزیڈنٹ نے ایک عمل کر دیا, دنیا پاکستان کی جتنی بھی تنظیمیں صحافتی وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں. وکلاء ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قانون غلط ہے. کل ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ایف آئی اے کو گرفتاریاں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس وقت سچویشن کیا ہے, پوزیشن کیا ہے, اور کیا اس پریشر میں گورنمنٹ واپس لے گی پیکا آرڈیننس یا نہیں لے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب, ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نذیر صاحب. سر یہ دیکھیے کہ ایک تو سمجھ میں نہیں آیا کہ گورنمنٹ کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے, کہ کیوں وہ پیکا جیسے قوانین لا کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جب ان کو معلوم ہے کہ صحافیوں کا گلا دبانا کسی بھی صورت میں کوئی بھی تنظیم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. پورے ملک میں اس وقت اپوزیشن پارٹیز ہوں, جرنلسٹ ہوں, وہ سب کیسز کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف خاص طور پہ زیادہ تر کی توجہ ہے. تو اس حوالے سے فرمائیے کہ اس وقت ڈیولپمنٹ کیا ہے, مطلب کیا ہونے جا رہا ہے, اور کیا گورنمنٹ واقعی اتنی پریشرائزڈ ہوگی کہ وہ واپس لے لے اس کو؟ ٹھیک ہے, نذیر لغاری صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی بات کہ مختلف حلقوں کی جانب سے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ایون ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ وزارت اطلاعات میں صحافیوں نے واک آؤٹ کیا اور وزارت اطلاعات وہاں پر گفتگو کرنے سے انکار کیا کہ اس کی ترمیم کو جب تک واپس نہیں لیا جاتا گفتگو نہیں کی جائے گی. گزشتہ روز ہائی کورٹ نے گرفتاریاں کرنے سے بھی روک دیا. حرمیت کا ذرا کامنٹ لے لیں, پھر نذیر لغاری صاحب کی طرف رخ کریں گے. جی حرمیت. بالکل, آپ نے درست فرمایا کہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ایک کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہم محسن بیگ کے کیس کو دیکھیں تو 2016 کے ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی. اگر ہم دیکھیں اتنی جلد بازی میں یہ معاملہ ہوا ہے. اگر اس طرح اس میں جو ترمیم کی گئی اس قانون میں, جب نواز شریف صاحب کے دور میں یہ قانون آیا تھا, تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو سختیاں ہوں گی, یعنی اس کیس کو اگر ہم دیکھیں تو آج اگر یہ ترامیم جو ہوگی اور یہ آرڈیننس پاس ہو گیا اور ایسے پہ عمل شروع ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں صحافیوں کی جو زندگی ہے وہ تو اجیرن بن جائے گی. کیسے ایک فیک نیوز کو ابھی تک انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ اس میں کیا فرق ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں ابھی تک جو آپ دیکھیں نا کہ نہ یہ پارلیمنٹ لے کے گئے, نہ اس میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اچانک اتوار کے روز جو ہے صدادی آرڈیننس پاس جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور آپ بات کی جاتی کہ بھائی ہم یہ قانون لے کے آئے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو کل بھی بہت سارے آبزرویشن کے حوالے سے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنے جو ہے وہ دیے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو گرفتاریوں سے بھی اور جو سرزنش کی گئی ہے ایف آئی اے کے ڈی جی کی, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں
जो मेरे ख्याल में होना तो यही चाहते कि सहाफियों के साथ रल मिल के कुछ इसका कुछ अमल निकालते, कोई बातचीत होती, इसके अलावा कोई चीज जो है वो रखी नहीं गई, कोई बात इस पे हुई नहीं, बल्कि रात रात आप ये समझे कि एक चीज को ये वो ऑर्डिनेंस है जिसके खिलाफ हमने हमेशा कहा है कि तहरीक इंसाफ बड़ी सरगर्म होती थी, बहुत ज्यादा खिलाफ होती थी कि ये जो है ये फाशिस्ट कानून है। आज हम देखते हैं कि वही तहरीक इंसाफ जो है वो इसको ज्यादा वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल में अब सिविल सोसाइटीज, वकला जो है, साफी जो है, वो तो एहतजाज, जगह जगह एहतजाज जो है, अगर ये वापस नहीं लिया जाएगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? यही ऑप्शन है कि हम एहतजाज करेंगे और जितना भी हो सके, ताकि क्योंकि अगर आप देखेंगे साफियों की जिंदगी जो है आप उसको खतरे में डाल रहे हैं। क्या होगा बयानात के अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इनके जो बयानात हैं, जो झूठे वादे ये करते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वो बयानात अगर हम अखबारों में छाप देते हैं तो कल ये वो पूरे ना करें तो ये भी तो ये न्यूज किस में आएगी? तो बहुत सारी चीजें जिसकी अभी तक तशरीह नहीं हुई है और कानून जो है वो सामने ये लेके आए, तो मेरे ख्याल में तहफुजात तो बहुत सारे साफियों के। और ठीक है हरमीत, इस वक्त हमारे साथ नजीर लगारी साहब दोबारा से मौजूद है। नजीर साहब, आपसे यही गुफ्तगू कर रहे थे, हल्कों की जानिब से ये बात कही जा रही है कि ये जो तरमीम है इसलिए की गई है ताकि ऑपोजिशन और मीडिया की आवाज को दबाया जा सके और इसी की आड़ में आजादी इजहार राय सल्ब करने की भी कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है क्या वजह बनी कि हुकूमत को ये स्टेप लेना पड़ा और इस ऑर्डिनेंस में तरमीम करना पड़ी? जी मैं अर्ज करता हूँ, जब जनरल जियाओ का बिल्कुल आखिरी वक्त आया और हालांकि उनका पूरा दौर सहाफत के लिए, सियासत के लिए, इब्तला का, मुश्किलात का, दुखों का, तकलीफों का दौर था, उसके बावजूद आखिर में उन्होंने एक कानून पास किया था, एक मार्शल लॉ का आदेश जारी किया था। और कमाल की बात थी उसके अंदर हैरत अंगेज चीज रखी गई थी कि अगर कोई किसी को डिफ्लेम करता है, किसी के खिलाफ बयान देता है, किसी के खिलाफ कोई बात करता है और अगर वो की जाने वाली बात सच भी है तब भी उस आदमी के खिलाफ मुकदमा बनेगा और उसे सजा दी जाएगी। ये एक कानून पास हुआ था जनरल जिया के दौर में कि अगर किसी के खिलाफ कोई शख्स इल्जाम लगाता है और वो इल्जाम सच भी हो तब भी उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ केस बनेगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसको सजा दी जाएगी। ये हुआ था। अब ये दूसरी बार एक ऐसा ही कानून आया है जो इस दौर में आया है। जब अच्छा ये होता है उस वक्त जब इनका दौर खत्म हो रहा होता है। ये जनरल जियाउल हक के दौर के इख्तिताम के दिनों की बात है, वो हो गया उनका दौर खत्म। फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में सहाफियों पर मुकदमात बने और एक मुकदमा वो मेरे नाम से ही था, उसका नाम था नजीर लगारी व दीगर हाजिर हूँ। तो दीगर में मीर शकील रहमान थे, मजीद निजामी थे, जियाद शाहिद थे, हमीद हारून थे, ये सारे का सारा उस केस का नाम वो मेरे नाम से होता था और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था। अभी वो केस खत्म नहीं होता, उसकी अभी हम पेशियां भुगत रहे थे कि इस दौरान में जो है नवाज शरीफ हुकूमत का खात्मा हो गया। फिर मुशर्रफ के दौर में ऐसा ही हुआ, कदगन लगाई गई और फिर उनका दौर खत्म हो गया। तो ये होता नहीं है, इनका दौर इख्तिताम के करीब है और ये जल्द इस मुल्क से मुल्क जो है वो इनसे फारिग होने वाला है और ये मुल्क से फारिग होने वाले हैं। तो अब इन्होंने ऐसे कवानीन मंजूर करना शुरू कर दिए हैं। ये कवानीन, ये ऑर्डिनेंस जो है ये जनरल जियाउल अपना अयूब खान के प्रेस एंड पब्लिकेशन से ज्यादा सह कानून है, काला कानून है। किसी भी बिल्कुल ठीक है, बात हो रही है काला कानून है, इसको वापस होना चाहिए और इनको वापस लेना पड़ेगा। आखिरी दौर आ जाता है तो इस तरह की हरकतें होती हैं। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन ने हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है जो कि तमाम सियासी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेगी और स्ट्रैटेजी मुरतब की जाएगी। साथ ही साथ तहरीक अदम एतमाद किस वक्त में लाई जाए इस हवाले से वक्त का भी तयन किया जाएगा। गुज़श्ता रोज हमने देखा PDM के कायदीन और पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ PMLN के कायदीन ने शहबाज शरीफ साहब की रहायशगाह पर अहम मुलाकात की। ताज़ा तरीन सूरत हाल और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्दुल समद याकूब साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल समद याकूब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइए कि घबराना नहीं है, ये कहना ठीक है आपको? नहीं, खैर हमें तो कहना बनता नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन घबराई हुई है और इतनी मुलाकातें हो चुकी हैं उनकी कि समझ नहीं आता कि कौन किसके घर गया। लेकिन जब गैर फितरी इत्तेहाद हुआ करते हैं कि जब ये एक दूसरे के ऊपर जब ये
खुद एतमादी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना जो है वो इनके लिए ना सिर्फ एक बहुत मुश्किल काम है, बल्कि अगर ले आए और नाकामी के बाद वो किस मुंह से फिर आवाम के पास जाएंगे और किस मुंह से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो मैं कहीं भी इसको कोई थ्रेट महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑपोजिशन जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस तरीके अदम लाने में कामयाब हो ही नहीं सकती, किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकती। देखिए अभी फजलुर रहमान साहब के मार्च के बाद अगर स्टार्ट की जाए तो वहां पे उन्होंने जब ये मार्च किया, इस्लामाबाद में आए, हमने उनको वेलकम किया, बारिश में फैसिलिटेट किया, डीसी इस्लामाबाद ने मुकम्मल उनको बारिश में सहूलियात भी कंबल भी प्रोवाइड किए। तो उस जिम्मत में जब नाकामी के बाद जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो उन्होंने क्या इल्जाम लगाया नून लीग के ऊपर कि वो धोखा दे गए, पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया, फिर बाद में पीडीएम की जब तश्कील हुई तो वही पीपल्स पार्टी थी जो पीडीएम को छोड़ गई। वो तो फिर उसके बाद मरियम जी अब्दुल समद, वो तो आज की बात है, वो सारी हो गई, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी इस वक्त हो रही है, जिस तरह आप सारे इकट्ठे हो रहे हैं, परवेज इलाही साहब भी जाके मिल रहे हैं वहां पे, कल एमकेएम के जो लीडर हैं उन्होंने भी कहा कि बॉर्डर पे बैठे हुए हैं हम लोग ताल्लुकात के हवाले से हुकूमत के साथ। तो आपको लगता नहीं है कि जो इत्तेहादी हैं वो अगर फर्ज किया पहले परवेज इलाही के हवाले से बात कर ले, जो कल ऑफर दी गई है अगर वहां पे वो हो जाती है कि वजारत आला आपको मिल जाएगी पंजाब में और फिर सेंटर में भी आप साथ दे, और उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे अगर इत्तेहादी इधर उधर हो गए तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा खतरा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे अददी अक्सरियत जो है वो हमारी बिल्कुल नैरो मार्जिन के साथ हो और उनको सिर्फ 10 वोट चाहिए हों, और अगर वो इस तरह की जो मैं कहूँगा लालच देने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत तो ज़ाहिर बात है तादियों के साथ ही है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि क्या वही अगेन जब वो खुद एतमादी का शिकार नहीं है उन पे कौन ट्रस्ट करेगा, जब वो कभी सदर के मौके की बात करते हैं, कभी वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि पहले वजीर आला के खिलाफ ले आई जाए अदम एतमाद। देखिए जब क्लियर एजेंडे के साथ क्लैरिटी के साथ आप मैदान में नहीं उतरेंगे तब आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा। और यही देखें ये सेनेट में भी इन्होंने पैसों की ऑफर की, हमने वीडियोस लीक की कि उनकी गिलानी साहब के बेटे की, अब उन पर हमारा इल्जाम यह है कि उन्होंने 3 हमारे अरकान को फिर खरीदने की कोशिश की है या पैसे की ऑफर की है। इस तरह के ओछे हथकंडों के साथ इस तरह की लालच दे के अगर वो ये समझते हैं, अगर बिलफर्ज अज्यूम कर लें कि जी वो तरीके अदमाद ले आने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो क्या ये भानुमती का कुंभा जो है ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सकेगा? फिर अगेन उनके तो सिस्टम नहीं चल सकता, सिस्टम इस तरह से कोलैप्स कर जाएगा। तो हाँ मौसम चेंज हो रहा है, अच्छा है, दावतें हो रही हैं, आ रहे हैं, खाने खा रहे हैं, शाइया दिए जा रहे हैं, ज़राने दिए जा रहे हैं, हुकूमत भी जरा मुतारिक हो गई है, हुकूमत ने भी अपने ताबियों के साथ जो है ताल्लुकात मजीद बेहतर कर लिए हैं। यहाँ पे जो अकलियत में होते हैं, जो इत्तेहादी जमातें होती हैं या आज़ाद अरकान होते हैं, उनकी तो चांदी होती है, लेकिन अल्टीमेटली होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है, इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते जिस तरह तेजी से मामला चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जहांगीर तरीन साहब जो है उस पर भी फोकस यही है कि अपोजिशन की जो है बैठक उनके साथ कई लग रही है, बहुत सारी चीजें जो है मामलात के हवाले से। ऐसे में परवेज खटक साहब का जो कल बयान आया था कि अब जहांगीर तरीन साहब के साथ सुलह होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता नहीं है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को अपने गिले शिकवे दूर करने चाहिए और जहांगीर तरीन को लाना चाहिए, दोबारा अपने मामला जो है तय करने चाहिए? देखिए यहाँ पे मामला शाह महमूद कुरैशी के गिले शिकवों का तो जहांगीर तरीन से है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो वो कि जो जहांगीर तरीन साहब है उनको गिले शायद प्राइम मिनिस्टर से हो सकते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर का मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर का और उनका ताल्लुक वो एक बड़ों का ताल्लुक हो जाता है। लेकिन अगर जहांगीर तरीन साहब को कोई गिले हैं और उनका वो इजहार इस तरह से कर रहे हैं कि वो अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाएं और ये कहें कि वो हुकूमत को
प्रेशराइज कर लेंगे या उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ उनके खिलाफ जो कोई इंक्वायरी हुई थी उसमें कोई हर्ज आ जाएगा या इस तरह से उनको कोई लेवरेज मिल जाएगा, ये होना नहीं चाहिए जमहूरियत में। और इसी तरीके से जहांगीर तरीन ग्रुप, सो कॉल्ड ग्रुप अगर पहले इकट्ठा हुआ था तो बजट फिर भी पास हुआ, उन्हीं के अरकान ने जो उनके साथ इज़हार हमदर्दी शो करते थे, वो इज़हार हमदर्दी शो करने के लिए तो उनके प्लेटफॉर्म पे नजर जरूर आते हैं, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने गवर्नमेंट को बट्रे नहीं किया, ये उनकी हमेशा से। तो लिहाजा हम किसी से मिलने, कोई अलहदा इस तरह की सो कॉल्ड लॉबी से रोक तो नहीं सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ ये देख सकते हैं कि क्या वो मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो है वो हुकूमती जो बजट है या जो बिल है उसको पास कराने के लिए जो उसकी वफादारी है वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें अभी देखने में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद नहीं है। ठीक है अब्दुल समद साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कुछ रोज पहले हमने सुना और देखा कि मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कि इस वक्त 90 नाराज हुकूमती अरकान अपोजिशन के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज इजलास में 24 नाराज हुकूमती अरकान की बात हुई जिनको हिमायत हासिल है, अपोजिशन को इनकी हिमायत हासिल है। आप लोग ऐसे जितने भी नंबर्स में मौजूद हैं उनको मनाने के लिए कुछ कर रहे हैं जो आप लोगों से आपसे नाराज हैं अरकान? देखिए, अरकान का जो मामला होता है वो हर जो रुकन है उसके हल्के के हवाले से डिफरेंट किस्म के मसाइल होते हैं, डिफरेंट किस्म के मुतालबात होते हैं, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला, और प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे रेगुलरली मिलते रहते हैं, उनके मुतालबात दूर, लेकिन मसाइल इतने हैं कि आपको हर हुकूमत में कोई ना कोई जो एक मेंबर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको नाराज जरूर मिलेगा, मगर नाराजगी का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑपोजिशन से जाके मिलने या ऑपोजिशन के साथ या वफादारी तब्दील कर दे। हाँ, अगर किसी को ज्यादा नाराजगी की इजहार करना है तो वो इस्तीफा दे, घर जाए, इलेक्शन लड़े और दोबारा उस पार्टी की टिकट पे आ जाए वहां पे, तो ये तो है एक आईनी तरीका। अदरवाइज तो बटरेल हो जाता है, उसको पता है कि अगर वो नाराजगी इस तरीके से शो करेगा कि वो वोट अगेंस्ट आके दे फ्लोर ऑफ द हाउस, तो जारी बात है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये भी एक टेक्निकल इशू है कि इस अदम एतबार में भी जो लोग अगर वोट देते हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले, वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल समद, आप हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि तालीमी इदारों में बच्चों को बुलिंग का और हरासमेंट का बहुत ज़्यादा सामना होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ठीक तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मोस्टली बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से कतराते हैं। घर आकर इस तरह के इश्यूज जब अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं तो पेरेंट्स भी जो है बच्चों को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते, ना उनकी बात सुनी जाती है। ये तमाम चीज़ें बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो भी तारीक हो सकता है। सो इस वक्त होलिस्टिक मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट इकरा रज़ा हमें शो में ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच इकरा। इकरा, क्या रीज़न है कि बच्चे बुलिंग करते हैं कुछ, और फिर रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या है, इसके जो बुली कर रहा है उसके पीछे उसका माइंडसेट क्या है, कैसा है? बेसिकली ये जो लोग बुली करते हैं जो बच्चे, उनके अंदर सप्रेस्ड एंगर होता है, तो उनके अंदर गुस्सा होता है जो उन्होंने दबाया होता है। वो गुस्सा डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होता है। और बेसिकली जब बच्चे 2 साल की उम्र के होते हैं उस टाइम पे वो जो ज़िद करते हैं और जो उनके टैंट्रम्स होते हैं, अगर उनको सही तरह डील ना किया जाए तो इवेंचुअली आफ्टर 5 इयर्स वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़िद्दी जिसको हम कहते हैं ना, ज़िद्दी हो जाते हैं। फिर वो अपने से वीक टारगेट ढूंढते हैं जिसको वो बुली करें। तो उसकी बेसिक वजह उनका वो बेसिकली लैक ऑफ अटेंशन है। अगर उनको घर से जो लैक ऑफ अटेंशन, गुस्सा, एंगर, स्कूल में आके फिर वो अपने से वीक बच्चा ढूंढता है जिसको सब प्यार करते हैं, जो एम्पैथेटिक है, जिसकी फैमिली स्ट्रक्चर ठीक है, फिर वो उसको टारगेट करता है। अच्छा, अब आपकी जो कहना है इसके मुताबिक दोनों का इलाज जरूरी है। बिल्कुल, दोनों के ऊपर अटेंशन की जरूरत है, वो भी जो बुली कर रहा है और वो भी जो बुली हो रहा है। एक तो सबसे पहली बात यह, जो बुली कर रहा है वो तो क्लियरली नजर आ जाता है, लेकिन जो बुली हो रहा है घर में वालिदैन क्या सिम्टम्स देखें बच्चे के अंदर, अगर वो बता नहीं पा रहा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो समझे कुछ गड़बड़ है।
دیکھیے ہم نے نا سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی ہے، جو میں ہمیشہ بولتی ہوں، کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں کرتے تو ہمیں سائنس سمجھ نہیں آتے. a lot of times جب بلنگ کی بات آتی ہے بچے اسکول جانے سے منع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا، ان کی ڈائٹ خراب ہو جاتی ہے، وہ کھانا نہیں صحیح طرح کھاتے، وہ لنچ نہیں لے کے جاتے اسکول میں، رونا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے ٹریگرس کو دیکھیں. اور سم ٹائمز ہم اپنے بچوں کو اتنا، جن کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پیار سکھاتے ہیں، انسانیت سکھاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا بچوں کو بیلنس سکھانا چاہیے جس میں تھوڑا سیلف ڈیفینس بھی ہو، کہ ان کو پتہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کبھی کسی پرابلم میں پڑتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے. تو کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ ان بوتھ کیسز. جی حرمیت. اچھا اقرا، ایک چیز تو جس طرح ہم اسکول میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے بچے جو ہیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا، ہلکا پھلکا بول رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بھیا اسکول بھیج دو. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسکول کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے اگر آپ جلدی ان کو بھیج دیتے تو وہ بھی ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کی ہے، بیکاز اب تو ایجوکیشنل سسٹم سم ہاؤ ایک آئی وڈ سے کہ اٹ ہیز بیکم ویری ڈفرینٹ، کیونکہ بچے کا مائنڈ ہی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوا تھا اور ہم بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے اندر سیپریشن انگزائٹی آتی ہے. جب ان کے اندر وہ ماں باپ سے دوری کا احساس آتا ہے تو وہ ان کو انگزائٹی ڈس آرڈرز، ایونچولی بڑے ہو کے وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ بچوں کو صحیح ایج میں اسکول بھیجنا چاہیے، وچ از اراؤنڈ 4 years. اٹس ناٹ 2.5 years. 4 سال کی عمر میں بھیجیں. لیکن اب کیا کیا جائے؟ پورا اسکولنگ سسٹم اس طرح کا ہو گیا ہے جہاں پہ 2.5 سال کا ہی بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو کیا مطلب یہ پاسبلٹی ہے کہ 2.5 سال کے بچے کی کلاس میں کچھ 6 ماہ زیادہ بچہ بڑا جو ہوگا وہ بلی کرے گا؟ ناٹ نیسسریلی، بٹ وہ ایجوکیشن میں اس سے ضرور آگے ہوگا، بیکاز اس کی مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ہوگی. اچھا بلی کس کس انداز میں کی جاتی ہے بچوں کی جانب سے اگر ہم اسکولس کو دیکھیں؟ مذاق اڑانا، کس باڈی شیمنگ کرنی، کہ اگر کوئی بچہ ہیلدی ہے یا وہ اسپورٹس نہیں صحیح طرح کھیلتا اس کے اوپر ہنسنا. آفٹر اسکول بچوں کو بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ فرینڈز نے ہی بلی کی ہے، کہ فرینڈز ہی آپ کو پیچھے بلا لیتے ہیں کہ پلے گراؤنڈ میں آؤ، اور اس کے بعد 2 بچے مل کے اٹیک کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ جس بچے پہ اٹیک کریں وہ بچہ بہت لونگ ہے یا ٹیچرز کا فیوریٹ ہے یا جو بھی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ٹیچرز یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ رادر دین جو بچہ بلی کر رہا ہے اس کو اسکول سے نکال دیا 1 ہفتے کے لیے یا اس کو مزید سزا دی، اس سے بہت بہتر ہے کہ اس سے کمیونیکیٹ کریں کہ پرابلم کیا ہے اور اس کو انکلوڈ کریں. اچھا بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں کلاس میں کسی ایک بچے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو امبیرس کر رہے ہوتے ہیں ان فرنٹ آف دا ہول کلاس، تو کیا یہ بھی بلی ہوتی ہے؟ That is bullying. That is. اور اس پر مطلب ٹیچرز کو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ موسٹلی بچے گھر آ کے کمپلین بھی کرتے ہیں، پیرنٹس کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے تم نے کچھ غلط کیا ہوگا. سو پیرنٹس کو کس انداز میں سننا چاہیے؟ پتہ ہے اب جیسے جیسے ایجوکیشنل سسٹم ہمارا ایوالو کر رہا ہے نا، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ٹیچرس کو ٹرین کریں مینٹل ہیلتھ بھی بہت ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اور ہم ٹیچر اسکولز میں ایسے سیمینارز کریں جس میں ہم اویئرنیس کریٹ کریں کہ آدھے سے زیادہ دن تو بچہ اسکول میں ہوتا ہے، تو اگر ٹیچرس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو اس بچے کی کیریکٹر بلڈنگ ہی نہیں ہوگی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ٹیچرز انڈرسٹینڈ کریں. اچھا جس بچے کی بلی ہو رہی ہے اس کے لیے پیرنٹس کو کیا کرنا ہے، اسکول ٹیچرس کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ ایک مینٹل، obviously یہ mental illness بنتی ہے نا اگر with the passage of time it becomes trauma basically. So اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کی کمیونیکیشن ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ بچہ بلی ہوا ہے، اس کے سمٹمز انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد اس سے ڈسکشن کریں، اس سے بات کریں، اور پھر رادر دین اس کو اس بچے سے دور کرنے کے اس بچے سے ملا کے کمیونیکیشن کرائیں کہ بیکاز دونوں بچے اپنے اینڈس پہ ہرٹ ہے، وہ جو بچہ کر رہا ہے، جو پرپیٹریٹر ہے وہ بھی ہرٹ ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو ہرٹ کر رہا ہے. سو اس چین کو توڑنے کے لیے ان کی آپس میں کمیونیکیشن کرانی بہت ضروری ہے. آپ تھوڑی دیر پہلے بات آپ سے ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہی تھی. اچھا ایک اور چیز، پہلے حرمیت پہلے آپ کا سوال لے لیتے ہیں پھر بعد میں کرتا ہوں. جی 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 جی. اچھا اقرا، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ جب اسکول جاتے ہیں تو یہ جو بولنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی کوشش ان کی ہوتی ہے کبھی
پیٹ میں درد, وہ کوئی نہ کوئی بہانے ایسے بناتے ہیں اسکول نہ جانے کے. تو ایسے میں والدین جو ہے وہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا زیادہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بچہ جو ہے یہ کیوں ایسے ہیلے بہانے بنا رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں ہوتی. تو ایسے میں والدین کو کس طرح بچے کے ساتھ بات کر کے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے پراپر اسکول جائے, یا اسکول جا کے اسے جو ہے والدین کو یا ٹیچر کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ آپ کو پتہ ہے جن پیرنٹس کی کانسٹنٹ اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے نا, ان کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو کیا پرابلم ہو رہی ہے. بٹ جو پیرنٹس نہیں بچوں کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہیں, آف کورس وہ پھر ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں کہ اب تم لوگ اسکول جاؤ, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ, اس سے اور زیادہ ٹراماٹائز ہوتے ہیں بچے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بچوں سے بات کریں اور اس کو فگر آؤٹ کریں کہ ان کے ساتھ پہلے انسیڈنٹ کیا ہوا ہے, پہلے انسیڈنٹ تو پتہ چلے. میرے خیال میں جانے سے پہلے ایک کتاب آپ کی جو ہے اس کا تعارف کروا دیں, یور میجیکل جرنی. یہ ایمبریس یور انر چائلڈ, اقرا کی بک, ہمیں تو گفٹ ملی ہے. تھینک یو سو مچ. اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہیں اقرا کے حوالے سے, اور جو اندر کا جو چائلڈ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں, اس سے کنیکٹ کرنا چاہیں تو یہ بک پڑھیں, وہ کتاب ضرور دیکھیں. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چہرے کی خوبصورتی بلکہ اوور آل خوبصورتی کے لیے لوگ بہت زیادہ سر کانشیس ہوتے ہیں, اور لوگ کیا خواتین بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں, وہ میں بھی بہت زیادہ کانشیس ہوں بائی دا وے. سو اس کے لیے مختلف پروسیجرز, مختلف کلینکس کا اکثر آپ کو رخ کرنا پڑتا ہے, بٹ ہرمیت نے ہمارے لیے کچھ اسپیشل تیار کیا ہے, چل کر دیکھیں کیا ہے. میرے خیال میں دیکھتے ہیں کوئی اسپیشلی چیز ہے نا. ہرمیت نے ہمارے لیے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے, اس میں کچھ ٹپس اور ویز اس میں فائنڈ آؤٹ کیے گئے ہیں. سو ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہے, آئیے چل کر مل کر دیکھتے ہیں. ناظرین, چہرے کے لیے, چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے لوگ کیا کیا جتن نہیں کرتے, کیونکہ چہرہ آپ کی وہ شناخت ہے جس پر پہلی نظر پڑتی ہے اور لوگ جج کرنا شروع کر لیتے ہیں. خاص کر روما, آج ہم آپ کو لے کے آئے, بلکہ ہم آج آپ کو دکھائیں گے وہ پورا پروسیجر, آج کون کون سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں کلینک میں, کون سے لوگ زیادہ, جو خواتین اور مرد حضرات ہیں وہ کس چیز میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. تو ہم پہنچے ہیں ڈاکٹر مبشر ڈاہا کی کلینک میں, جو کہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں, پم سے منسلک ہیں, لیکن ان کا پرائیویٹ کلینک ہے. اور آج وہ ہمیں کون سا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کون سے ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ الحمدللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کون سے, کیونکہ خاص کر مرد حضرات تو ہے, کیونکہ بہت سارے اسلام آباد ہے, اسلام آباد میں زیادہ تر لوگ مرد حضرات بھی زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, لیکن خواتین جو ہے کس چیز میں, کون سی ٹریٹمنٹ ہے جس میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں گورا ہونا ہے؟ اچھا, گورے ہونے کے لیے نا ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ آپشن ہوتی ہیں. جس طرح سے یہ پی آر پی ہے ہمارے پاس گلوٹاتھیون انجیکشن ہے, ہمارے پاس کیو سوچ لیزر ہے, لیکن جو سب سے افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے پی آر پی, پلیٹلیٹ رچ پلازما. وہ سمپل پروسیجر ہے, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بلڈ ڈرا کرتے ہیں, بلڈ ڈرا کر کے اس میں سے پلیٹلیٹ رچ پلازما الگ کرتے ہیں. الگ کرنے کے بعد اب ہم پہلا پروسیجر جو ہے جو زیادہ جس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے پی آر پی. اب ہم پی آر پی کر رہے ہیں. جی بالکل, ہم پی آر پی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشن ہوتی ہیں, گلوٹاتھیون انجیکشن ہے, پی آر پی ہے, کیو سوچ لیزر ہے. آج ہم آپ کو پی آر پی کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے. ہم یہ نا بلڈ ڈرا کرنے لگے ہیں پی آر پی کے لیے, اور بلڈ ڈرا کر کے ہم اس کو سینٹریفیوج کریں گے. سینٹریفیوج کرنے کے بعد ہم اس میں سے پی آر پی الگ کر لیں گے, اور پھر ہم مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ پی آر پی کریں گے. تو یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم بلڈ ڈرا کیسے کرتے ہیں اور پھر پروسیس کیسے کرتے ہیں پی آر پی بنانے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی بلڈ بھی لے لیا, اب کون سا پروسیجر ہے جو ابھی چلے گا اس کے بعد؟ اچھا, بلڈ لینے کے بعد نا ہم نے چونکہ مائکرو نیڈلنگ کرنی ہوتی ہے تو ابھی ہم نمنگ کریم لگائیں گے اس کے اوپر. نمنگ کریم کو لگانے کے بعد ہم نے پھر 20 to 25 منٹس ویٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ پراپر نم ہو جاتی ہے, دین ہم مائکرو نیڈلنگ اور پی آر پی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نمنگ کریم لگاتے کیسے ہیں. ادھر دیکھیں آپ, یہ دیکھیں کہ یہ اب ہم نمنگ کریم لگا رہے ہیں. یہ جس جگہ پہ ہم نے مائکرو نیڈلنگ کرنی ہوگی, پی آر پی کرنی ہوگی, وہاں پہ ہم لوگ نمنگ کریم لگائیں گے.
इसका रिजल्ट ये होता है कि ये नम हो जाती है स्किन, तो जब हम माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं तो उससे पेन नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्या प्रोसीजर होने वाला है? अब तो जब ब्लड भी ले लिया आपने, प्लाज्मा जो है, अब क्या इसके बाद प्रोसीजर है जो वो हमें करके दिखाए, क्योंकि जो नाज़रीन है वो देखना भी चाहते हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है जो हम ऐसे सोचते हैं कि बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमने पहले ब्लड ड्रा किया, अब हमने आपको दिखा दिया, फिर हमने ब्लड प्रोसेस किया, उसमें से पीआरपी हमने अलग कर लिया, अभी हम लोग माइक्रो नीडलिंग करेंगे और साथ पीआरपी करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें हम करते क्या है, अगर आप इधर दिखाएं इनको तो ये देखें जी कि हमने यहाँ पे पेशेंट को पहले क्या किया था, यहाँ पे हमने पेशेंट को नमिंग जेल लगा दी थी, इसको कवर कर देता ताकि उसके प्रॉपर अब्जॉर्ब हो जाए। इसके करने का फायदा ये होता है कि इसकी जो स्किन होती है इसके ऊपर नमिंग हो जाती है, स्किन के ऊपर नमिंग होती है, तो जब हम माइक्रो नीडलिंग करेंगे या प्रोसीजर करेंगे तो उसमें हमारे क्लाइंट्स को या पेशेंट को पेन नहीं होता, तो ये टोटली पेन फ्री हो जाता है ये क्रीम लगाने के लिए। तो ये क्रीम हम लगाते हैं ऑलमोस्ट कोई 20 to 25 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम फिर क्रीम लगाने के बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अभी हम आपको माइक्रो नीडलिंग भी करके दिखाएंगे और देखिएगा, आप देखिएगा कि ये टोटली पेन फ्री है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमने पीआरपी प्रिपेयर करने के बाद उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है। ये देखें जी, आप दिखाएं हमारे जो व्यूअर्स हैं कि पीआरपी प्रिपेयर करने के बाद ये होता है कि पीआरपी अलग हो जाती है और जो आरबीसी होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। अब जो ऊपर वाला फ्लूइड है इसको हम लोग यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे फेस पे लगाएंगे माइक्रो नीडलिंग के साथ। इनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर जो है वो स्किन की रिजुविनेट करते हैं और स्किन की ग्लो भी इंप्रूव करते हैं। फर्दर जो हमारी स्किन की अंदर ग्रोथ है उसको इनहांस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन बेहतर हो जाती है, एजिंग वाली जो स्किन होती है वो खत्म हो जाती है और नई स्किन आ जाती है। तो एक्चुअली इसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं प्लेट रिच प्लाज्मा में, जो कि हमारी स्किन की ग्रोथ को और रिजुविनेशन में हेल्प करते हैं और फ्रेश स्किन आ जाती है। अभी हम आपको प्रोसीजर भी करके दिखाएंगे। अभी हम ये यहाँ से ये वाला जो हमने लगाया हुआ था ये नायलून का जो ये था ये हम उतारेंगे और इसके उतारने के बाद हम इसको वो करेंगे, क्लीन करेंगे स्पिरिट के साथ। ये आप स्पिरिट लगा के दें मुझे, ये स्पिरिट के साथ हम इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद फिर हम इसके ऊपर माइक्रो नीडलिंग स्टार्ट करेंगे। और आप देखिएगा कि जिस तरह मैंने बताया कि चूंकि हमने नमिंग क्रीम यहाँ पे लगाई हुई थी, इसकी वजह से इस पेशेंट को पेन नहीं होगा। अब आप देखें, हम इसको बड़ी एहतियात से इस क्रीम को यहाँ से उतारेंगे और क्रीम उतारने के बाद फिर हम इसकी माइक्रो नीडलिंग स्टार्ट करेंगे। ये भी एक प्रोटोकॉल है कि हम जिस एरिया में ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं या माइक्रो नीडलिंग स्टार्ट करते हैं, हम वहां पे सिर्फ क्रीम उतारते हैं, बाकी जगह पे लगे रहने देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पे सपोज कि हम ये टेक्स अस 5 to 10 मिनट्स के हम यहाँ पे वो करें माइक्रो नीडलिंग करें, तो दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो तब तक वहां पे नमिंग के इफेक्ट कम हो सकते हैं। तो उसको रिटेन करने के लिए हम लोग क्रीम उसी वक्त उतारते हैं जब हमने माइक्रो नीडलिंग करनी हो। अच्छा, ये देखिए कि माइक्रो नीडलिंग हम लोग डर्मा पेन से करते हैं। ये हमारा डर्मा पेन है और इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने माइक्रो नीडलिंग की जो लेंथ है उसको सेट करना होता है। तो ये पेशेंट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उनका कितना पेन बेयरिंग कैपेसिटी है। दूसरा ये होता है कि हम लोग माइक्रो नीडलिंग कर किस पर्पज के लिए रहे हैं। माइक्रो नीडलिंग अगर मुलाजमा के लिए कर रहे हैं उसकी डिफरेंट होती है, हम सिर्फ रिजुविनेशन के लिए कर रहे हैं उसकी डिफरेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमने नमिंग क्रीम लगाई हुई थी जिसकी वजह से इनको पेन नहीं होना। अभी हम ये स्टार्ट करने लगे हैं तो आप देखिएगा कि इनको हम क्लाइंट से पूछेंगे कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये दिखाएं इधर, ये देखें जी। अच्छा, पेन हो रहा है वैसे कि नहीं हो रहा जी। ये सर को नहीं हिलाना, आपने मुंह से बात करनी है, क्योंकि हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसलिए जो हमने फेस को इंटैक्ट रखना होता है, मूवमेंट नहीं करनी होती। ये देखें, ये प्रोसीजर कर रहे हैं और आप बताएं पेन हो रहा है आपको? नहीं हो रहा, बिल्कुल पेन, बिल्कुल आप रिलैक्स फील कर रही हो? जी बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आपके हमारे क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स हैं और इनको बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। हम यहाँ पे माइक्रो नीडलिंग करेंगे और माइक्रो नीडलिंग करने के बाद हम यहाँ पे हल्की सी इंजरीज हो जाएंगी माइक्रो नीडलिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पीआरपी लगाएंगे जो कि ग्रोथ फैक्टर होने की वजह से स्किन की रिजुविनेशन करेगी और स्किन ग्लो इंप्रूव करेगी और स्किन की जो हल्के से एजिंग साइंस आ रहे होते हैं या पिगमेंटेशन होती है उसको काफी हद तक इंप्रूव कर देगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो एक प्रोसीजर होगी, अब आगे कौन सा प्रोसीजर होना है? इसमें अब जो नेक्स्ट स्टेप है पीआरपी का वो ये है कि अब हम लोग इसके ऊपर पीआरपी लगाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि पीआरपी होता है कि हमने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद हमने माइक्रो नीडलिंग किया यहाँ पे, अब हम माइक्रो नीडलिंग भी करते जाएंगे साथ और साथ पीआरपी भी लगाएंगे। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि जी कि कैसे हम लोग ये माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं और पीआरपी भी हम लोग कैसे इसके ऊपर लगाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे चीज़ें हम ऐसे देखते हैं कि आजकल कहीं ना कहीं साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि पीआरपी कराएं, सैलून में भी हो रहे हैं ये चीज़ें, ऐसे अताई डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, वो कितना ख़तरनाक है स्किन के लिए? क्योंकि अब हम देखें तो बहुत सारी जो है एडवर्टाइजमेंट भी की जाती हैं और इश्तिहारात की भरमार है दीवारों पर, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि बहुत सारे लोग उस तरफ भी चले जाते हैं। अच्छा, उसका मैं आपको बताऊं कि जो हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और हमारा तो ये जो एस्थेटिक प्रोसीजर है इसकी प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, और मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग्स ली हैं वो इंटरनेशनल हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि डिफरेंट वर्कशॉप्स कराने के बाद वो ट्रेनिंग कराते हैं, तो हमने तो वो अटेंड की हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है और फिर हम आके अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और जो हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो सारे FDA अप्रूव्ड होते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि जी कि वो हर जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं और वो लोग प्रोसीजर कर रहे हैं, अब उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो प्रॉपर चीजों का ख्याल तो अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते ना वो प्रॉपर SOPs फॉलो करते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने यहाँ पे इनको PRP स्टार्ट किया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने पहले क्रीम साफ की है, उसके बाद हमने इसको प्रॉपर स्पिरिट से क्लियर किया है। अगर हम वो एक छोटा सा स्टेप मिस कर देते तो इनको कल से पूरे फेस पे इन्फेक्शन हो जानी थी, ठीक है। ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो कि प्रॉपर्ली डॉक्टर ही समझ सकता है कि जी कि इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है और इन छोटी छोटी चीजों का हमने टेक केयर कैसे करना है। तो जी नाज़रीन, हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो दिखाएं और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से पूरा प्रोसीजर करके दिखाया, पीआरपी का ये सेशन था, तो इनसे भी पूछ लेते हैं ना, बड़ी पिंक हो गई है साहिबा, क्या फील कर रही है? अभी तो आप जो आई थी तो बड़ी चेंज थी, अभी बहुत ज्यादा फर्क मुझे जो है मैं सामने से देख रहा हूँ, बड़ा फर्क महसूस मुझे भी हो रहा है, दिख भी रहा है। तो आपको कोई इस पूरे प्रोसीजर में कोई तकलीफ हुई? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़ा रिलैक्स था, बड़े मजे से हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद ज्यादा जो है इचिंग होगी या कुछ इस तरह चीजें, तो कुछ भी आपको फील नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी फील नहीं हुआ। अच्छा, वैसे एक चीज, आप जब घर जाएंगे अभी ना तो बड़ा फर्क महसूस होगा, वो कहेंगे बच्चा ये तो गई थी वैसे आपको आ गई बड़ी गोरी गोरी है। जी, अच्छा लग रहा है जी, देखो ना, इसको भी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, लास्ट में क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा प्रोसीजर था, बड़े तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने ये ट्रीट किया, बड़ा मजा भी आया, तो क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को आप? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि एंड में ये दिखाया ना, ये फेस यहाँ पे दिखाया आपने, दिखाया अभी कि जब हम लोग पीआरपी लगाते हैं तो पीआरपी ड्राई हो जाता है, ये जो लाइन सी बनी हुई है और रिंकल्स टाइप फील हो रहे हैं आपको, तो ये जब इसको वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 2 से 3 दिन इसका डाउन टाइम होता है और हल्की सी स्किन पिंक भी रह सकती है, हल्की सी स्वेलिंग भी रह सकती है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसको अभी हमने 4 से 5 घंटे तक फेस वॉश नहीं कराना। जब फेस वॉश कराएंगे तो उसके बाद ये है कि 2 से 3 दिन, जिस तरह मैंने बताया, थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, उसके बाद फेस बिल्कुल ठीक हो जाता है और 15 दिन तक इसका रिजल्ट मैक्सिमम हम अचीव कर लेते हैं। अगर सेकेंड सेशन करना भी पड़े तो हमें उसमें 20 से 25 दिन का गैप देना होता है मिनिमम। इसका यह है कि इसके बाद आपकी स्किन रिजुविनेट करेगी। पीआरपी हमने माइक्रो नीडलिंग के साथ कर दी हुई है और आफ्टर 15 डेज आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो शी विल बी सरप्राइज्ड। इसके घर वाले, इनकी फैमिली वाले, दोस्त देख के हैरान होंगे कि आपने क्या ऐसा प्रोसीजर कराया है कि जिससे आपके इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे हम भी बहुत ज्यादा हैरान हुए और आप सबसे मैं यही कहूंगा कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स है, क्योंकि चेहरा है भाई, खूबसूरत दिखना है ना, लाजमी बात है। रोमा, आप भी तो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा खूबसूरत लगे, तो कोशिश ये करें कि जो सर्टिफाइड डॉक्टर है उनके पास है, अताई डॉक्टरों की जो तस्वीरें, जो बहुत सारे इश्तिहारात जो है वो तो लगे आपको नजर आएंगे, लेकिन भैया उधर नहीं जाना है। सो मुझे यहां से दीजिए इजाजत। जबरदस्त हो गया। मैं भी सोच रही हूँ इस्लामाबाद जाऊं और हरमीत से कहूँ कि मेरी भी माइक्रो नीडलिंग एंड पीआरपी ये करवा कर दे। अब तुम इतने शौक हैं तुम्हारे कि मतलब क्या क्या कुछ करना है, पहले एक शौक ने खराब किया, तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरा मशवरा यही था कि तजुर्बे ज़्यादा ना किया। ये बात बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी सर, बट खैर चले, कुछ लोगों को समझ नहीं आई हो। खैर अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास बाकी है, थोड़ा सा टाइम ये बताएं, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके तहत ये है कि सदर पुतिन ने आखिरकार हमले का ऑर्डर कर दिया है। इसके बारे में हम बात करेंगे कल भी अपने प्रोग्राम में, उसके असरात क्या होंगे। जैसे कि हमने बताया कि यूरोप
पहले ही कह चुका है, अमेरिका कह चुका है कि इक्तिसादी पाबंदियां होंगी, लेकिन वो उस वक्त तक था जब तक हमला नहीं था। बिल्कुल, अब हमला हो गया। अब क्या सिचुएशन होगी ये अब हम कल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।